नमस्कार। सुनिए ज़रा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कांता भारती द्वारा लिखी रेत की मछली का दूसरा अध्याय। नींद टूटी तो थोड़ी देर तक मैं समझ ही नहीं पाई कि सुबह हो चुकी है या रात उतरने वाली है। कुछ देर बाद ही मैं सुस्थिर हो पाई। मानसिक क्लांति के कारण संभवतः सारे दिन मैं सोती रही थी। धूप बिल्कुल जा चुकी थी। आकाश पर रोशनी के अंतिम लक्षण बीतने वाले थे। मैं चौंक कर उठ बैठी। पलंग के पास की छोटी मेज पर मेरी वह डायरी पड़ी हुई थी जिसे पढ़ते पढ़ते मैं थक कर सो गई थी। पर्दा हटा हटा कर आगे बढ़ते हवा के हाथ उसके पन्ने उलट पलट जाते थे। जो पन्ना खुला हुआ था उसकी तारीख चमक रही थी। 14 मार्च 1963। तिथि के नीचे गांधी के शब्द छपे थे। प्यार किए बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्यार से ही त्याग की भावना आती है और त्याग ही मानव को सच्चे अर्थों में मानवीय बनाता है, स्वार्थ से उठाता है। क्या सचमुच उठाता है? क्या सचमुच मानवीय बनाता है? तभी दरवाजे पर आहट हुई। मैं थोड़ा सा चौंक गई। यंत्रवत मैंने डायरी बंद कर ली और उसे छिपाने जा रही थी कि कुमुद अंदर आ गई। उसने देखा और अचानक जोर से बोली, ए यू नॉटी, क्या छुपाया जा रहा है? डायरी तकिए के नीचे करके मैंने खिसियाहट भरी आवाज में कहा, कुछ भी तो नहीं, छुपाना क्या था? कुमुद ने अपना बैग पलंग पर फेंका और तकिए की ओर झपटी, लेकिन मैंने डायरी उसके हाथ में जाने नहीं दी। काफी देर तक छीना झपटी के बाद शायद वह ऊब गई। झल्लाकर बोली, जा हट, मर, छुपा ले, मत दिखा। फिर स्वस्थ होकर बोली, देवी जी, कुछ चाय वाय हुई है नहीं? हल्का सा अपराध का भाव मन में उभरा। मैं देर तक सोई रही। कुमुद ऑफिस से थकी हुई आई होगी। उसे एक कप चाय तैयार दे सकती तो कितना अच्छा होता। अचकचा कर मैं उठ गई। बोली, अभी तैयार करती हूं, तुम बैठो। अरे पागल हुई हो, मैं ही बनाती हूं, कहकर कुमुद बरामदे के कोने में बनी रसोई में खड़ी हो चाय बनाने लगी। इच्छा हुई कि डायरी के अधूरे छोड़े हुए पन्ने फिर खोल लूं, लेकिन वैसा कर नहीं सकी। प्यार से आदमी मानवीय बनता है, स्वार्थ से ऊपर उठता है। क्या यह सच है? जीवन का बीता हुआ इतिहास एक ऐसे यंत्र की तरह चेतना पर घूमने लगा जिसमें बहुत से निशान बने होते हैं और जिससे किसी वस्तु का आकार आंका जाता है। लेकिन प्रेम के संदर्भ में लिखा हुआ वह सत्य जीवन के इतिहास के उस यंत्र में खरा उतरता है क्या? प्यार की इस निष्ठा में जीवन के दूसरे चक्र कितना खेल खेलते हैं, यह कौन जानता है? कब चाहा था मैंने वह सब जो कुछ भी हुआ? क्या वह सब प्यार का ही सत्य था? क्या प्यार के इस उबलते हुए सरोवर में कमल के बजाय सिवार और काई नहीं उगती? क्या प्रयत्न से सिवार और काई का उगना रोका जा सकता है? मैंने चाहा था कि शोभन वह प्यार बने, ऐसा प्यार बने जो मुझ तक ही सीमित रह सके, जिसमें हवा के साथ उड़ती बालू का भटकाव न हो, जिसमें कण कण मन और तन को सहेज कर प्यार की फूल बगिया में सीमित कर दिया जाए। लेकिन क्या कुछ नहीं हुआ उस बीच प्यार की उस फूल बगिया में। क्रोध, जिद, खीज और कुंठा के कितने ही कांटे उगे। कितनी ही बार मेरे और शोभन के बीच ऐसा लगा जैसे एक रेगिस्तान उगाया हो। फिर वह रेगिस्तान अनचाहे ही बढ़ता गया। मेरी चाहत और शोभन की बाहों के बीच का रेगिस्तान एक दिन इतना विस्तृत हो गया कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक दृष्टि से उसे बांधना भी असंभव हो आया। सुनसान, भयानक और तिलमिलाती हुई दोपहर थी वो। 7 जून 1960। सजा सजाया घर, मोहाविष्ट शोभन समेत मीनल को अर्पित कर गोद में नन्ही तोरू के साथ इसी जलते रेगिस्तान की रेत में निकल आई थी मैं। चक्कर पर चक्कर,
और चक्कर पर चक्कर काटते हुए अकस्मात चौंक चौंक कर तपती रेत में पीछे मुड़ देखना कि कोई मुझे बुलाने आ रहा है। चमकती हुई रेत के उस छूटे हुए रास्ते के अलावा और कोई भी नहीं। तपती रेत का वह रास्ता है जो पीछा करते हुए मेरे साथ साथ चला आ रहा है। 1.5 बरस लंबे लंबे दिनों को अपने पीछे आते महसूस किया और बार बार चाहा कि इसी रेत के बीच कहीं एक दलदल मिल जाए जिसमें मैं समा जाऊं, लेकिन टखनों तक धंस कर भी आगे डूबा न गया। जीने की इच्छा का कोई एक तार बराबर आगे और आगे खींचता रहा। चिलचिलाती हुई दोपहर, गर्मी से ऊबे मुरझाए पेड़ और लू से तपता हुआ एक छोटा सा स्टेशन। तोरू को कलेजे से चिपकाए हुए सामान का छोटा सा बंडल संभाले मैं टिन के साइबान के नीचे बेंच पर इंतजार करती हूँ कि वहां सामने बिछी हुई जलती पटरियों पर एक ट्रेन आएगी। चेहरे पर बार बार पसीना आ रहा था। पसीना तपन का ही नहीं, घबराहट का भी था। कैसे आ गई मैं यहां तक, बिल्कुल अकेले? कहीं कोई परिचित मिल गया तो क्या होगा? क्या सोचेगा वह? घर पर लौटकर माँ और पिता से क्या कहेगा? सोचती कि इस सीमेंट के प्लेटफॉर्म पर ही रेत का वह विस्तार पैदा हो जाए जिसमें फंस कर मैं डूब जाऊं। घबराहट हटाने के लिए मैं इधर उधर ध्यान बटाने लगी। देखा, तोरू के चेहरे और नन्हे नन्हे हाथों पर पसीना झलक आया है। पसीना पोंछा, उसे लू से बचाने के लिए पानी पिलाया और फिर रूमाल टटोल कर देखा कि टिकट सावधानी से बंधा है। मृग तृष्णा के वे दिन भी कैसे बीते थे। बच्ची बहुत छोटी थी जब मैं उसे लेकर अकेलेपन के रेगिस्तान के इस पार माँ के पास लौट आई थी। सोचा था शायद कभी खोया हुआ प्यार लौटे, शायद कभी दूसरी बार फूल बगिया की रात रानी की गंध का झोंका आए, शायद फिर कभी नांद के पानी में उगाया कमल मेरी आंखों को परस जाए और दो बाहों के बीच नया जीवन उगे। लेकिन मृग तृष्णा बदली नहीं, चाहा हुआ सच नहीं हुआ। 2 बरस रेत में भटक भटक कर आखिर इस प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। ट्रेन आ रही थी। छोटे प्लेटफॉर्म पर हलचल शुरू हो गई थी। गिने चुने कुली ट्रेन के इंतजार में आकर खड़े हो गए थे। 10-12 मुसाफिर सामान सहेजने और भागदौड़ करने लगे थे। मैं क्या सहेजूं? सब कुछ बिखरने के बाद अब जो जिजीविषा के 2 कण मेरी आंचल में बचे थे, उन्हें मणि की तरह सहेज कर मैं खड़ी हो गई। एक कुली ने मेरे करीब ठिठक कर कहना चाहा कि मुझे उसकी जरूरत है या नहीं, लेकिन फिर कुछ सोचकर दूसरी ओर चला गया। चमकती हुई धूप में क्षितिज के पास जहां दोनों पटरियों ने मिलकर सुई की नोक जैसी बना ली थी, वहां एक काला बिंदु उभर कर डरावने ढंग से बड़ा होता जा रहा था। जैसे जैसे वह काला बिंदु बड़ा होता गया, उस छोटे से स्टेशन के टिन के साइबान में कंपकपी भरती गई। प्लेटफॉर्म के सिरे तक पहुंचते पहुंचते ट्रेन का वह विराट आकार इतना भयानक हो उठा कि मन दहल गया। 2 क्षण में इंजन दहाड़ता हुआ धरती कपाता मेरे पास से गुजर गया। ट्रेन धीरे धीरे रुकी। एक जगह मुझे हल्की निराशा सी भी हुई कि वहां भीड़ क्यों नहीं है। उस समय भीड़ का ना होना मुझे बहुत सहज नहीं लगा। 2 बरस पहले इसी स्टेशन पर एक गाड़ी रुकी थी। ठीक इसी तरह उस दिन भी यह छोटा सा स्टेशन इसी तरह उजाड़ था। सूने प्लेटफॉर्म पर बनी बेंचें इसी तरह वीरान पड़ी थीं। वह ट्रेन मुझे जैसे बलात् किसी असहाय की तरह प्लेटफॉर्म पर धकेल कर दहाड़ती हुई चली गई थी। एक क्षण के लिए मैं समझ नहीं पाई थी कि सामने खड़ी माँ और पिताजी से मैं क्या कहूं। वे भी शायद मेरी तरह उद्वेलित थे। बंबई से यहां तक के इस लंबे सफर से कहीं ज्यादा गहरी कुछ बातें थीं जो कही नहीं गईं, लेकिन सुनी और समझी गईं। मेरा श्रीहीन और सौभाग्य विहीन होकर लौटा चेहरा
स्नेह सिक्त पिता की आंखों में झलक आया था। शब्द पास नहीं थे कि वे बेटी की यातना को व्यक्त कर पाते, क्योंकि बेटी की यातना उनका अपना भोग भी थी। शब्द तो किसी के पास भी नहीं थे, मेरे पास भी नहीं, मां के पास भी नहीं। और तोरू तोरू तो थी ही अभी बेजुबान, अश्रु सिक्त।